हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास अपनी एंडोक्राइन की चल रही थी, ठीक है। तो कंटिन्यू क्लासेस वैसे भी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चालू ही है, और जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि ऑनलाइन हमारा सिलेबस अलग रहेगा, ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारी स्टार्ट ही रहेगी, और जो भी अपडेशन रहेगी आपकी बीच बीच में वो आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में अपन ने जब एंडोक्राइन स्टार्ट किया था, तो एंडोक्राइन के स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि क्या ग्लैंड्स होती है, क्या मैकेनिज्म होती है, मैसेंजर क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की बात करी थी। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स जो थे वो रह गए थे अपने, ठीक है। तो आज सारे पॉइंटों को कवर करते हुए एंडोक्राइन का जहाँ तक जो जाता है वो सारा का सारा देखेंगे और कवर करेंगे। क्लियर है? चलो देखते हैं कि भाई लास्ट में मैसेंजर पढ़े थे लास्ट में, ठीक है। लास्ट में अपन ने देखे थे मैसेंजर। अब मैसेंजर के बाद में आज एंडोक्राइन के अंदर ये देखेंगे कि भैया कि आपने दो ग्लैंड तो पढ़ी, एक तो कौन सी पढ़ी आपने, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ी, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी थी। अब मैं कुछ एक्सोक्राइन का फॉर्मेशन बता देता हूं। एक्सोक्राइन ग्लैंड फॉर्मेशन, एक्सोक्राइन के ग्लैंड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली होता कैसे है वो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्लियर है? चलो, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका फॉर्मेशन जो होता है वो फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मान लो कि कोई भी ग्लैंड जब बनती है, तो ग्लैंड जब बनेगी तो वहां पे सबसे पहले एपिथेलियल लाइनिंग की क्या बनेगी, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, फॉर्मेशन of epithelial लाइन। तो सबसे पहले एपिथेलियल लाइन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब एपिथेलियल लाइन जैसे ही बनेगी, एपिथेलियल लाइन बनने के बाद में उसी एपिथेलियल लाइनिंग की बेसल सेल या बेसल लेयर के ऊपर क्या होगा, सेलुलर ग्रोथ होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे बहुत सारी सेल्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये जो एपिथेलियम सेल्स थी, उस एपिथेलियम सेल के नीचे बहुत सारी सेल्स का क्या होना स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। और इस टाइप के डेवलपमेंट या इसको बोला जाएगा बेसल सेल फॉर्मेशन। बेसल सेल फॉर्मेशन के नाम से बोला जाएगा। बात समझ में आई ना? तो इसको बोला जाएगा बेसल सेल फॉर्मेशन के नाम से बोला जाएगा। अब इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के अंदर ये सेल्स बनी हैं, ये सेल्स सारी की सारी जो बनी हुई सेल्स हैं, इन सारी की सारी बनी हुई सेल्स को एक प्रोसेस के नाम से बोलते हैं, और उस प्रोसेस को बोला जाएगा, कौन सी प्रोसेस बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन। कौन सी प्रोसेस के नाम से बोला जाएगा इसको, द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन के नाम से बोला जाएगा। बात क्लियर है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या हुआ, एपिथेलियल लाइनिंग की एक लेयर बनी। एपिथेलियल लाइनिंग के बाद में उसी लाइनिंग के नीचे की साइड के अंदर बेसल सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और बेसल सेल के फॉर्मेशन को बोला जाएगा यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन के नाम से बोला जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन हुआ, प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन के बाद में ध्यान रखना कि जो प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन या बेसल सेल जो बनी थी, वो बेसल सेल यहां पे इस ही ग्लैंड के अंदर किसका फॉर्मेशन कर देगी, डक्ट का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये क्या बन गया, द फॉर्मेशन ऑफ डक्ट। ये बन गया आपका डक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, आपकी एपिथेलियल सेल है ये, ठीक है। अब ध्यान रख लेना, जिस प्रोसेस के अंदर एपिथेलियल सेल्स के अंदर डक्ट का जब फॉर्मेशन होगा, उस डक्ट को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन। कौन सी प्रोसेस बोली जाएगी इसको, द प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन। सॉरी, इसको प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्रोसेस ऑफ
कैनालाइजेशन के नाम से बोला जाएगा। कौन सी प्रोसेस बोला जाएगा? द प्रोसेस ऑफ कैनालाइजेशन के नाम से बोला जाएगा। और प्रोसेस ऑफ कैनालाइजेशन के अंदर डक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ, उस डक्ट के थ्रू क्या निकल जाएंगे बाहर की तरफ है? हार्मोन्स निकल जाएंगे, आपके यहां से निकल जाएंगे हार्मोन्स। तो क्या होगा यहां पे? हार्मोन्स एलिमिनेट। तो यहां से आपके हार्मोन्स क्या हो जाएंगे? बाहर की साइड के अंदर निकल जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको बोला कि 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो वहां पे एपिथेलियल सेल्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस में मैंने बोला कि वहां पे बेसल सेल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, जिसको प्रोसेस ऑफ इन्वाजिनेशन के नाम से बोला। और तीसरी प्रोसेस के अंदर डक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसको प्रोसेस ऑफ कैनालाइजेशन के नाम से बोला। और कैनालाइजेशन जैसे ही होगा तो कैनालाइजेशन के अंदर डक्ट के थ्रू क्या हो जाएंगे? हार्मोन्स बाहर की साइड के अंदर क्या हो जाएंगे? आपके निकल जाते हैं। और इस हिसाब से काम करती है आपकी कौन सी ग्लैंड काम करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करती है। तो आपको होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर है? चलो अब मैं आपको छोटी सी एक चीज बता देता हूं कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, मान लो कि पीनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर है, ठीक है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहां प्रेजेंट है? आपकी मान लो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब उसके बाद में कौन सी ग्लैंड आ गई? थाइमस ग्लैंड आ गई, ठीक है। उसके बाद में कौन सी ग्लैंड आ गई आपकी? तो अलग, मान लो कि ये लीवर आ गया आपका, मान लिया कि ये पेनक्रियाज आ गया आपका, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जितनी भी टाइप की आपकी ग्लैंड होती है, उनका एक दूसरे के साथ में कोई भी डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है, मतलब एक दूसरे के साथ में वो जुड़ी हुई नहीं होती है। फिर भी एक ग्लैंड जो होती है वो दूसरी ग्लैंड को क्या करती है? अफेक्ट करती है। एक ग्लैंड जो होगी वो दूसरी ग्लैंड जितनी भी होती है उनको क्या करती है? अफेक्ट करती है। और ध्यान रख लेना कैसा इफेक्ट करेगी? इनडायरेक्ट। कैसा इफेक्ट करती है? इनडायरेक्ट इफेक्ट करेगी। और इनडायरेक्ट इफेक्ट करती किससे है? तो ध्यान रख लेना, वो करेगी हार्मोन्स से। इनडायरेक्ट इफेक्ट बाय द हार्मोन्स। अरे बात समझ में आई ना? तो जितनी भी बॉडी की ग्लैंड्स होती है वो एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है, वो एक दूसरे को इफेक्ट करती है। और एक दूसरे को किससे इफेक्ट करेगी? वो हार्मोन्स के थ्रू क्या करती है? इफेक्ट करती है। बात समझ में आई? अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि ये एक दूसरे को इफेक्ट करती कैसे है। बात समझ में आई? चलो मान लो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट आपकी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? मान लिया पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वो हमेशा कौन सा हार्मोन बनाएगी? ये बनाएगी आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाएगी? आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को बनाएगी। क्लियर है? अब चलो मान लो कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसका फॉर्मेशन किया? आपका एसीटीएच का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? एसीटीएच का फॉर्मेशन किया, ठीक है। एसीटीएच क्या होगा? एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया आपका? एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स हो गया। क्लियर है? चलो अब ये आपका एसीटीएच जो होगा, ये आपका एसीटीएच होगा, सबको पता है, जाके ये काम करेगा। किसके ऊपर काम करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा। किसके ऊपर काम करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा। और जैसे ही ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा तो यहां से कॉर्टेक्स हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। कौन से हार्मोन रिलीज हो जाएंगे? आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जिसके अंदर आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड आएगा
और एंड्रोकोर्टिकॉइड्स आते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों हॉर्मोन्स क्या होंगे, वहां से सिक्रेट होते हैं आपके, ध्यान रख लेना। अब मेरा समझाने का पर्पज यही है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, इन एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी डायरेक्ट लिंकेज क्या नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किसको मैनिफेस्ट कर रही है या किसको अफेक्ट कर रही है, आपके एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट कर रही है। और एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट किया किससे, तो किया किससे, ACTH से किया, ACTH से किया। और ACTH क्या हो गया, आपका हार्मोन्स आ गया। तो ध्यान रख लेना, आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लैंड्स का एक दूसरे के साथ में कोई भी डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है, वो सिर्फ एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, मैनिफेस्टेड करते हैं या फंक्शंस को मेंटेन करते हैं बाय द, किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स के थ्रू एक ग्लैंड जो होती है वो दूसरे ग्लैंड को क्या करती है वहां पे, तो ध्यान रख लेना, एक ग्लैंड जो होगी वो दूसरे ग्लैंड को क्या करती है, अफेक्ट करने का काम करती है। बात समझ में आई? चलो, अब मैं छोटी सी एक प्रोसीजर बता देता हूं आपको, थोड़ी सी प्रोसेस बता देता हूं कि मान लो ये कोई ग्लैंड है आपकी। ठीक है, मान लिया कि ये भैया आपकी थायराइड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड बोल दी मैंने आपको, थायराइड ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड जो होती है, इस ग्लैंड के ऊपर बहुत सारी क्या लगी होती है, ब्लड कैपिलरीज लगी होती है। मान लिया कि यहां पे मैंने बोला कि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यहां पे लगी है। बात समझ में आई? चलो, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे बहुत सारी क्या है, इस ग्लैंड के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट है भैया, सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो कौन सी सेल हो गई आपकी, फॉलिकुलर सेल हो गई। एक तो कौन सी सेल आ गई आपकी, फॉलिकुलर सेल आ गई। और दूसरी आती है आपकी कौन सी, पैराफॉलिकुलर। दूसरी सेल आ गई आपकी, कौन सी आ गई आपकी, पैराफोलिकुलर सेल आ गई। और यहां पे जो फोलिकुलर सेल जो होती है वो T3 और T4 का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी, T3 हार्मोन का। और T4 हार्मोन को क्या करेगी, यहां पे फॉर्मेशन करेगी। देखो यहां पे मैं इतनी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इतनी सी स्ट्रक्चर की, ये अलग से स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको कि आगे की प्रोसेस में यहां पे क्या होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मान लिया कि ये कोई सेल है, और कौन सी सेल बोल दी मैंने, फॉलिकुलर सेल बोल दी। कौन सी सेल बोल दी मैंने, फॉलिकुलर सेल बोल दी। अब ये फॉलिकुलर सेल जो है वो सबको पता है कि ये फॉलिकुलर सेल जो होगी वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेगी। और हार्मोन्स कौन सा होगा आपका, या तो T3 होगा या कौन सा हार्मोन होगा आपका, T4 हार्मोन होगा। अब मैंने आपको बोला कि ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स के अंदर यहां पे कवरिंग होती है। किन की कवरिंग बता दी मैंने आपको, ब्लड कैपिलरीज की। ये ब्लड कैपिलरीज हो गई आपकी। ठीक है, अब जैसे ही देखना, ये जो आपका सेल है और ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, इनके बीच के गैप को बोला जाएगा, कौन सा गैप बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल गैप। कौन सा गैप के नाम से बोल दिया जाएगा, इंटरस्टिशियल गैप के नाम से बोल दिया जाएगा। और यहां से इंटरस्टिशियल गैप के थ्रू ये जो हार्मोन होंगे, ये हार्मोन डिफ्यूजन के थ्रू कहां पे चले जाएंगे, तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ आपका, डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हो गया, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ। और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये जितने हार्मोन होंगे ये सारे के सारे कहां पे चले गए, ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज के बाद में निकलती है, यहां से क्या निकलेगी आपकी, ब्लड वेसल्स। क्या निकलेगी भैया आपकी, ब्लड वेसल्स निकलेंगी। और ब्लड वेसल्स जो हैं इन हार्मोन्स को कहां तक लेके जाएंगी, आपके टारगेट ऑर्गन्स तक।
कहां तक लेके जाएंगी? टारगेट ऑर्गन्स तक लेके जाएंगी। ठीक है, ठीक वैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लिया कि यहां पे हार्मोन निकला, कौन से हार्मोन निकला आपका? T3 और T4 हार्मोन निकला। T3 और T4 जो होते हैं वो काम क्या करवाएंगे? आपकी ब्लड, जो आपकी बॉडी की जो सेल्स होती है वहां पे जाके उनके मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो जितने भी जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वहां तक ये हार्मोन क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। अब सबको पता है कि टारगेट ऑर्गन तक गए हार्मोन, तो टारगेट ऑर्गन तक जाने के बाद में वहां पे क्या करवाएंगे? वो फंक्शंस करवाएंगे। वहां पे क्या करवाएंगे भैया? फंक्शंस करवाएंगे। और फंक्शंस के बाद में इन हार्मोन्स का बॉडी क्या कर देगी? मेटाबॉलिज्म कर देगी। जितने देर तक काम में आने थे ये हार्मोन, उतनी देर तक तो क्या आ गए? काम में आ गए। और काम में आने के बाद में इन हार्मोन्स का बॉडी क्या कर देती है? मेटाबॉलिज्म कर देती है। मेटाबॉलिज्म करने का काम सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन करता है? तो इसके लिए स्पेशली ध्यान रख लेना, कौन काम करेगा? लीवर काम करता है भाई। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म जो होता है, हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म कौन करवाएगा? तो अच्छे से ध्यान रखना, कौन करवाएगा? आपका लीवर करवाता है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। पहला मैंने फॉर्मेशन बताया, फॉर्मेशन के बाद में मैंने ये बताया कि ये कौन कौन सी प्रोसेस से कैसे कैसे हार्मोन्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर काम करते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस आप लोगों को यहां पे रखनी है ध्यान में। क्लियर है? चलो अब अगली चीज की बात करता हूं कि आपकी बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस का काम कौन करवाएगा? होमोस्टेसिस ऑफ इंटरनल बॉडी। इंटरनल बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस का काम कौन करवाता है? तो ध्यान रख लेना, आपकी बॉडी में होमोस्टेसिस करने का काम दो ऑर्गन्स का होता है या दो सिस्टम का होता है। दो सिस्टम कौन कौन से हो गए? एक तो आपका सिस्टम हो गया नर्व सिस्टम। एक तो कौन सा सिस्टम हो गया आपका? नर्व सिस्टम। और दूसरा कौन सा हो गया आपका? एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा कौन सा सिस्टम हो गया आपका? एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। ध्यान रख लेना अच्छे से, आपका नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को एक साथ में क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाता है सुपर सिस्टम। दोनों को एक साथ में क्या बोला जाएगा? सुपर सिस्टम के नाम से बोला जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिस्टम जो होते हैं वो किसको रेगुलेट करते हैं? आपकी इंटरनल बॉडी के होमोस्टेसिस को क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं। आपका ये जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर भी कौन करेगा? तो इसके अंदर काम करता आपका कौन काम करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। अरे कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी ध्यान रख लेना, इसके अंदर दो चीजें होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई? एक तो आपका हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों के दोनों नर्वस सिस्टम जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाएंगे? होमोस्टेसिस का काम करवाएंगे। आप सबको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है? बढ़ाने का काम करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करवाएगा? कम करवाने का काम करेगा। अरे बात समझ में आई ना? क्या करवाएगा? बॉडी की एक्टिविटी को कम करवाने का काम करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की सारी एक्टिविटी को तो क्या करता है? बढ़ाता है, एक्सेप्ट छोड़ के। किसको छोड़ के? एक तो आपके यूरिनरी सिस्टम की एक्टिविटी को छोड़ के, और दूसरा आपकी जीआई सिस्टम। ध्यान रखना,
इन दोनों सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करेगा, घटाएगा, और बाकी पूरी की पूरी जो बॉडी की एक्टिविटी है उनको क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बॉडी की सारी एक्टिविटी को कम करता है, एक्सेप्ट छोड़ के, किसको छोड़ के, एक तो यूरिनरी सिस्टम को छोड़ के और दूसरा किसको छोड़ के, जीआई सिस्टम को छोड़ के। इन दोनों सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कब बढ़ जाएगी, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। क्लियर है? चलो अब यहां पे मैं एंडोक्राइन की बात करूं तो एंडोक्राइन के अंदर सबको पता है कि एंडोक्राइन के अंदर होमियोस्टेसिस का काम कौन करेगा, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती है। कौन करेगी, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती है, ध्यान रख लेना। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसका फॉर्मेशन करती है, तो सबको पता है भाई, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। नर्वस सिस्टम आपको पता है कि आपकी बॉडी में जब भी कोई मूवमेंट होगा, मान लो कि यहां पे मैंने टैप किया, फटाफट किसने काम किया, आपके नर्वस सिस्टम ने काम किया, तो फास्टर एक्शन करता है। कैसा एक्शन करेगा, ये फास्टर एक्शन करेगा, फटाफट एक्शन करने का काम करता है ये। चलो अगर मैं बात करूं, फटाफट इसने एक्शन तो किया, लेकिन ड्यूरेशन कैसी रहेगी इसकी, शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन। फास्ट काम करेगा लेकिन थोड़े से टाइम के लिए ही करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए काम किया, नहीं, थोड़े से टाइम के लिए काम करेगा। लेकिन काम कैसा होगा इसका, फास्ट काम होगा। इसका काम कैसा होगा, लेट फंक्शन या लेट फंक्शनिंग होती है ये। इसका काम जो होता है वो धीरे चालू होगा, लेकिन ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी, लंबे टाइम तक ये क्या करेगा, आपका काम करता रहेगा। अरे बात समझ में आई ना, लंबे टाइम तक ये आपका काम करता रहेगा। और इसीलिए ध्यान रखना, बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो होता है वो किसका होता है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। इसीलिए ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रेगुलेशन का काम जो होता है, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन का काम जो होगा वो कौन सा सिस्टम करता है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम करता है। लंबे टाइम तक कौन सा काम करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा। फास्टर कौन सा काम करता है, तो ध्यान रखना कौन काम करेगा आपका, तो ध्यान रखना आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा, फास्टर एक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर आप लोगों को हाइपोथैलेमस के बारे में बता देता हूं। थोड़ा सा आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बता देता हूं। अब मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में पहले भी थोड़ी बहुत हिंट दे दी थी, या पहले भी थोड़ी बहुत बातें बताई थी। क्या क्या बताई थी कि मैंने आपको बोला था कि भाई ये आपका हाइपोथैलेमस जो होता है पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट होता है, आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। फॉर्मेशन बाय या पार्ट ऑफ, किसका पार्ट हो गया, नर्वस सिस्टम। हाँ जी, किसका, तो इसके अंदर पार्ट का नाम लिख लेना, सेरेब्रम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सेरेब्रम। ना जी, सेरेब्रम में भी बताओ, सेरेब्रम में भी किसका पार्ट होता है, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन में भी किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन में भी ये पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा, आपका डायनसेफेलॉन का पार्ट होगा। ध्यान रख लेना, तो ध्यान रखना हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट हो गया आपका, डायनसेफेलॉन का पार्ट होता है। अरे बात समझ में आई ना, किसका पार्ट हो गया आपका, डायनसेफेलॉन का पार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपके जितने भी इनहिबिटरी हार्मोन
और जितने भी रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं इनका फॉर्मेशन कौन करवाएगा? आपका हाइपोथैलेमस करवाता है। फिर मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी के अंदर चाहे तो वो टेम्परेचर हो, चाहे वो थ्रस्ट हो, चाहे वो सर्काडियन रिदम, और सर्काडियन रिदम भी मैंने बोला आपको किसके अंदर कंट्रोल करवाएगा? सिर्फ और सिर्फ अडल्ट के अंदर कंट्रोल करवाएगा। बच्चों के अंदर कौन कंट्रोल करवाता है? आपका पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करवाती है। चाहे वो आपकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, इन सब को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो किसका रहेगा? आपका हाइपोथैलेमस का रहेगा। अदर और क्या है? तो आप सबको पता है कि ये हाइपोथैलेमस है और इस हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसका पार्ट हो गया? आपका एंडो का पार्ट हो गया। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट हो गया? आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। बात समझ में आई? तो आप क्या बोलेंगे कि आपका हाइपोथैलेमस जो है वो लिंक है, लिंक बिटवीन, किसके बीच का लिंक है? तो ये लिंक है आपके नर्वस सिस्टम और आपके एंडोक्राइन सिस्टम। ध्यान रखना, आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम और आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर जो है या इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी होगी? तो आपको साफ साफ बोलना है कौन सी होगी? आपकी हाइपोथैलेमस होगी। अरे कौन सी होगी भैया? हाइपोथैलेमस होगी। चलो उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पे आपकी, तो आपका जो हाइपोथैलेमस जो होता है, ये मान लिया कि ये आपका हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस के अंदर दो टाइप के क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई आपके जितने भी रिलीजिंग हार्मोन और जो आपके इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं वो तो बनाएगा कौन? बनाएगा हाइपोथैलेमस बनाएगा। और ये सारे के सारे जाके काम करेंगे किसके ऊपर? काम करेंगे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। क्या करते हैं भाई? काम करेंगे। ठीक है, चलो दो टाइप के न्यूक्लियाई भी होते हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? आपका ये हो गया। पहले टाइप का जो न्यूक्लियाई जो होता है इसको बोला जाएगा, कौन सा बोला जाएगा आपका? तो ध्यान रख लेना, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई बोला जाएगा? आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बोला जाएगा। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है? आपके एडीएच का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? आपके बॉडी के अंदर या आपके हाइपोथैलेमस के अंदर एडीएच का फॉर्मेशन करेगा। और ये दूसरे टाइप के जो न्यूक्लियाई है इसको बोला जाएगा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई बोला जाएगा? आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के नाम से बोला जाएगा। और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है ये फॉर्मेशन करेगा आपकी बॉडी के अंदर। किसका फॉर्मेशन करता है? ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा भाई? ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करेगा। और ये आपका एडीएच और ये आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो जाके स्टोर हो जाएंगे, स्टोर इनटू, किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे भैया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात इतनी ध्यान रख लेना कि आपकी बॉडी के अंदर एडीएच का फॉर्मेशन और ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कहां से होगा? तो ध्यान रख लेना किससे फॉर्मेशन होता है? आपका हाइपोथैलेमस। अरे कौन करता है फॉर्मेशन? हाइपोथैलेमस। ये दोनों के दोनों जाके स्टोर कहां पे होंगे? तो ये दोनों के दोनों जाके स्टोर होते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? चलो मैं आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाता हूं, छोटी सी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। चलो मान लिया कि देखो यहां पे ये हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर ही दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। चलो देखो, ये जो आपकी जो बीच वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपकी बीच वाली जो स्ट्रक्चर है,
ये तो कौन सी हो गई आपकी हाइपोथैलेमस हो गई, ये हो गई आपको हाइपोथैलेमस हो गई। और इसी हाइपोथैलेमस के अंदर मैंने आपको बोला कि दो टाइप के क्या होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एक तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हो गया और दूसरा हो गया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हो गया। बात समझ में आई? चलो जी, दूसरी अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के अपर साइड में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो अपर साइड के अंदर होगी आपकी कौन सी होगी, थैलेमस होगी। अब ये जो होगी अपर साइड में, थैलेमस के एंटीरियर साइड में छोटे छोटे क्या होते हैं, फोसा लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे छोटी छोटी फोसा लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस फोसा लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाएगा द फोर्निक्स ऑफ हिप्पोकैम्पस। क्या बोला जाएगा? द फोर्निक्स ऑफ हिप्पोकैम्पस के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, चलो अब ये जो आपका हाइपोथैलेमस जो है, इस हाइपोथैलेमस के नीचे की साइड में आप लोग देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट लिंक कर रहा है, किसको कर रहा है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये देखो, ये आपका डायरेक्ट लिंक हो गया, किसके साथ में हो गया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में लिंक हो गया। ये आपकी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। बात समझ में आई? चलो जी, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अपर साइड में एक स्ट्रक्चर लगी होती है, छोटी सी एक बीन लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, आपका ऑप्टिक चियाज्म बोलते हो। मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, एडिनोमा का फॉर्मेशन होता है या ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन है और ट्यूमर का फॉर्मेशन जब होगा तो ये ट्यूमर जो है वो किसको कंप्रेस कर देती है आपकी, तो ध्यान रख लेना, आपकी ऑप्टिक चियाज्म के ऊपर क्या डालना स्टार्ट कर देगी, प्रेशर डालना स्टार्ट कर देगी। अरे बात समझ में आई ना? यहाँ पे ऑप्टिक चियाज्म में जैसे ही प्रेशर पड़ना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ऑप्टिक चियाज्म की क्या होगी, अबनॉर्मलिटी, और उस पेशेंट के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, विजन लॉस होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर के अंदर उन पेशेंट्स के अंदर क्या देखा जाएगा, आपका विजन लॉस देखा जाता है, क्योंकि यहां पे जब ट्यूमर होगा तो ट्यूमर ऑप्टिक चियाज्म के ऊपर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालने की वजह से ऑप्टिक चियाज्म के अंदर क्या हो जाएगी, अबनॉर्मलिटी होगी, और उसी अबनॉर्मलिटी के चलते वहां पे विजन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पे देखो, ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर हो गई, बेसिकली ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर से एक चीज तो आपको क्लेरिफाई हो गई होगी कि आपका हाइपोथैलेमस डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है, किसके साथ में लिंक है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में। इसीलिए आपका हाइपोथैलेमस डायरेक्ट लिंकेज विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे बात समझ में आई ना? तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप लोग, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, तो आपको सिंपल सा पता लग गया कि आपका हाइपोथैलेमस जो है, आपका हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो क्या करेगा हाइपोथैलेमस, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो आ गई बात समझ में। और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अदर ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को और इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है अदर ग्लैंड्स को। मैं आपको छोटी सी मैकेनिज्म बताता हूं कि ये इनडायरेक्ट इफेक्ट भाई डालता है, तो डालता कैसे है वो समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, आपका हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट लिंकेज होता है, किसके साथ में होता है, तो ये आपने बोल दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो रहा है, डायरेक्ट लिंक बना रहा है। मान लो हाइपोथैलेमस ने कोई हार्मोन का फॉर्मेशन करा और उसने फॉर्मेशन किया कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का फॉर्मेशन किया। मैंने आपको बोला ना कि जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है वो सारे के सारे कहां से निकलेंगे, आपके हाइपोथैलेमस। और एक रिलीजिंग हार्मोन आपने निकाला, कौन सा निकाला आपने, CRH का फॉर्मेशन किया। ये CRH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा और वहां से किसको निकालेगा, ACTH को निकालेगा।
बात समझ में आई। अब आपका हाइपोथैलेमस डायरेक्ट एसीटीएच को निकलवा रहा है, कहां से निकलवा रहा है आपका, तो ध्यान रखना पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसलिए ये तो कौन सा इफेक्ट हो गया आपका, डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। कौन सा इफेक्ट हो गया आपका, डायरेक्ट इफेक्ट। अब मैंने आपको बोला कि एसीटीएच जो है वो जाके काम करेगी आपकी एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड किसको बनाएगी, आपके स्टेरॉइड हार्मोन को। किसको बनवाएगी, आपके स्टेरॉइड हार्मोन को। देखो अब हाइपोथैलेमस ने तो किसको निकलवाया, आपके एसीटीएच को पिट्यूटरी से निकलवा दिया, लेकिन पिट्यूटरी जाके काम कर रही है एड्रिनल ग्लैंड पे, और स्टेरॉइड हार्मोन पे क्या कर रही है, स्टेरॉइड हार्मोन को निकलवाने का काम कर रही है। हाइपोथैलेमस एड्रिनल ग्लैंड से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रख लेना ये कौन सा इफेक्ट हो गया आपका, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया। कौन सा इफेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना हाइपोथैलेमस के दो इफेक्ट हो गए, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया। डायरेक्ट इफेक्ट वो डालता है किसके ऊपर डालेगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डालेगा, और इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है जितनी भी आपकी बॉडी की अदर जितनी भी ग्लैंड्स होगी उन ग्लैंड्स के ऊपर कौन सा इफेक्ट डालेगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट डालने का काम करता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो ये छोटी मोटी बात अपन कर ली इसके बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, मैन हेडिंग के बारे में। और मैन हेडिंग क्या है आपकी, हार्मोन्स। ये मैन हेडिंग हो गई आपकी, कौन सी हो गई आपकी, हार्मोन्स हो गई। अरे बात समझ में आई। चलो अब मैं हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं आपके अंदर, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, तो सबको पता है, सारे के सारे बोल देंगे कि भैया ये तो केमिकल सब्सटेंस है आपकी बॉडी के। आपकी बॉडी के क्या है भाई, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या इनको कई बार किस नाम से बोल देंगे, केमिकल मैसेंजर के नाम से बोल देंगे कि भाई आपकी बॉडी के केमिकल मैसेंजर है जो एक ग्लैंड से निकलते हैं और दूसरी ग्लैंड को जाके क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसको केमिकल मैसेंजर बोल देंगे। सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए फर्स्ट मैसेंजर, आपसे क्या पूछा जाए, फर्स्ट मैसेंजर आपसे पूछा जाए, तो फर्स्ट मैसेंजर कौन होता है आपका, तो ध्यान रख लेना कौन होगा, हार्मोन्स होगा। अरे फर्स्ट मैसेंजर पूछा जाए तो कौन सा बताना है आपने, हार्मोन्स का बताना है। कई बार फर्स्ट ना पूछ के ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि भैया बताओ सेकंड मैसेंजर बताओ हमें बताओ सेकंड मैसेंजर के बारे में। सेकंड मैसेंजर कौन सा हो गया, दिस इज द कैंप। ध्यान रख लेना आपकी बॉडी का सेकंड मैसेंजर कौन सा हो गया, कैंप हो गया। और कैंप जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, आपकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आपकी जितनी भी सेल्स है वहां पे एक मैसेंजर प्रेजेंट है, और उस मैसेंजर को बोला जाता है, कौन सा बोला जाएगा आपका, कैंप के नाम से बोला जाएगा। ये कैंप होता क्या है भाई, कैंप। अगर मैं कैंप आपको बोलूं तो कैंप क्या है आपका, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको बोला जाता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोला जाता है। और ये आपकी सेल्स के अंदर किसको बढ़ाएगा, मोबिलाइजेशन को बढ़ाएगा, या मोबिलाइजेशन को बोल देंगे, किसको बढ़ाएगा, मूवमेंट को बढ़ाएगा। और किसके मोबिलाइजेशन और किसके मूवमेंट को बढ़ाएगा, तो ध्यान रख लेना आपकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज और फैटी एसिड के मूवमेंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, तो अच्छे से ध्यान रख लेना कि ये कैंप क्या हो गया, कैंप को आपने बोल दिया दिस द सेकंड मैसेंजर। क्या बोला आपने, सेकंड मैसेंजर बोला।
सेकंड मैसेंजर आपका प्रेजेंट कहां होता है? सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है इसका? तो ये मोबिलाइजेशन को बढ़ा देगा। किसके मोबिलाइजेशन को बढ़ा देगा? एक तो ये ग्लूकोज के मोबिलाइजेशन को बढ़ा देगा और दूसरा ये फैटी एसिड के मोबिलाइजेशन को बढ़ा देगा। किसके अंदर बढ़ा देगा? सेल्स के अंदर बढ़ा देगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जी, अब ये तो मैसेंजर की बात होगी कि भैया ये मैसेंजर होते हैं। अब मैं बात करता हूं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आपके बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो मुझे बताओ, आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन देते हैं क्या? ना, नहीं देते हैं। तो कैसे सब्सटेंस हो गए? नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस हो गए आपके? नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हो गए। ठीक है, तो कैसे सब्सटेंस हो गए? नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हो गए। क्या आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं क्या? ना, नहीं प्रोवाइड करवाते। तो कौन से हो गए? नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंस। तो ये दोनों चीजें ध्यान रख लेना हार्मोन्स के बारे में। एक तो ये कैसे सब्सटेंस हो गए आपके? नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मतलब ना तो ये बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, दूसरा नॉन एंटीजेनिक, ना ही आपकी बॉडी को ये क्या प्रोवाइड करवाएंगे? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए ध्यान रख लेना आपकी बॉडी के हार्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन एंटीजेनिक हो गया। अगर मैं अगली चीज का इसी में बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ, आप लोग मुझे बताओ, आयोनाइज्ड मैसेंजर ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा आयन है जो मैसेंजर का काम करता है? आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा आयन है जो आपकी बॉडी में मैसेंजर का काम करता है? तो अच्छे से ध्यान रख लेना। अच्छे से क्या ध्यान में रखना है? तो आपको बता देना है कि भैया कैल्शियम है। अरे कौन सा होगा आपका? कैल्शियम होगा। अब ये तो थोड़ा बहुत बात कर लिया, हार्मोन्स के बारे में बात कर ली। अब इन हार्मोन्स का आपकी बॉडी क्या करती है? रेगुलेशन करती है। तो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। उस रेगुलेशन पे आप लोग करना फोकस कि भाई रेगुलेशन कैसे कर रही है। तो मैंने आपको बोला कि भाई रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का कैसे रेगुलेशन होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। बात समझ में आई? चलो देखो, हार्मोन्स के रेगुलेशन की अगर मैं बात करने पे आऊं तो यहां पे कुछ मैकेनिज्म होती है। उस मैकेनिज्म में पहला आएगा कौन सा मॉडल आएगा आपका? द की लॉक मॉडल आएगा। कौन सा मॉडल आएगा आपका? की लॉक मॉडल के नाम से आएगा। और की लॉक मॉडल होता क्या है वो मैं आप लोगों को फटाफट से समझा देता हूं। देखो, मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है, मान लिया कि ये ब्लड वेसल्स है भाई, ये आपकी हो गई ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, मान लिया कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है हार्मोन्स प्रेजेंट है भाई। मान लिया कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो ये आपके हो गए हार्मोन्स। समझने की कोशिश करना आप लोग बस। अब ये जो हार्मोन्स है, आप सबको पता है कि भाई ये जो हार्मोन्स रहेंगे ये आपके पहुंचेंगे टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? आपके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे। और इन टारगेट ऑर्गन्स, मान लिया कि ये कोई एक टारगेट ऑर्गन है, मान लिया कि ये एक क्या हो गया आपका? टारगेट ऑर्गन हो गया। दिस इज द टारगेट ऑर्गन। ये हो गया आपका टारगेट ऑर्गन हो गया। इस टारगेट ऑर्गन के सेल के ऊपर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। देखो यहां पे दो टाइप की क्या है? रिसेप्टर है। एक रिसेप्टर को बोला जाता है, कौन सा रिसेप्टर के नाम से बोला जाएगा? तो ध्यान रख लेना,
एगोनिस्ट रिसेप्टर के नाम से बोला जाएगा। ये तो हो गया आपका एगोनिस्ट रिसेप्टर। और दूसरे टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं उसको बोला जाएगा एंटागोनिस्ट रिसेप्टर। दूसरा टाइप का जो रिसेप्टर आ गया उसको बोला जाएगा एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के नाम से बोला जाएगा। यहां पे ध्यान रखना कि ये जो आपके हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स आपके कौन से रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं, तो ध्यान रख लेना आपकी बॉडी के अंदर जो इन हार्मोन्स के एगोनिस्ट रिसेप्टर जो होते हैं, ध्यान रखना हार्मोन्स हमेशा कौन से रिसेप्टर पे जाके जुड़ेंगे, तो ध्यान रखना आपके एगोनिस्ट रिसेप्टर पे जाके जुड़ेंगे। कहां नहीं जुड़ते हैं, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना, क्योंकि एगोनिस्ट रिसेप्टर की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। किसके सिमिलर होती है, आपके हार्मोन्स के सिमिलर होती है। इसीलिए इन सेल्स को जहां पे ये आपके हार्मोन्स जुड़े होते हैं इनको बोला जाएगा टारगेट सेल्स के नाम से बोला जाएगा। कौन सी सेल बोली जाती है, टारगेट सेल के नाम से बोला जाएगा। और जहां पे एंटागोनिस्ट रिसेप्टर होते हैं उनको बोला जाएगा नॉन टारगेट सेल्स। तो आपका टारगेट ऑर्गन के अंदर दो टाइप की सेल होती है। एक तो कौन सी सेल हो गई आपकी, टारगेट सेल हो गई, और दूसरी कौन सी सेल हो गई, नॉन टारगेट सेल। आपके हार्मोन्स कहां जुड़ेंगे, तो सिंपल सा ध्यान रखना, आपके हार्मोन जुड़ते हैं आपके टारगेट सेल्स के ऊपर जुड़ेंगे, नॉन टारगेट सेल्स के ऊपर हार्मोन्स का अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये पहली मैकेनिज्म हो गई। कौन सी मैकेनिज्म हो गई आपका, ध्यान रखना, इज द की लॉक मॉडल। कौन सा मॉडल हो गया भैया, की लॉक मॉडल हो गया। चलो ये पहली प्रोसेस समझ में आई। अब उसके बाद में बात करते हैं कि भैया दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है, तो दूसरी प्रोसेस होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरी कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आपको समझा देता हूं, पहले समझने की कोशिश करना कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में होता क्या है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझते जाना उस चीज को। मैंने आपको बोला कि भैया ये कोई ग्लैंड है, मान लिया कि ये कोई थायराइड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड बोल दी मैंने, थायराइड ग्लैंड बोल दी आपकी बॉडी की। अब ये थायराइड ग्लैंड है, इसका मतलब इस ग्लैंड के ऊपर बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है भैया, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। अब इस थायराइड ग्लैंड का काम होता है कि ये आपकी बॉडी में किसका फॉर्मेशन करवा के दे, या तो T3 का फॉर्मेशन करवा के दे, या आपकी बॉडी में T4 का फॉर्मेशन करवा के दे। मान लो किसी भी कंडीशन की वजह से, मान लिया कि यहां पे T3 और T4 का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो गया है, आपका कम हो गया है। अरे T3 और T4 का लेवल क्या हो गया है, आपका कम हो गया है बॉडी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से। जब आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 का लेवल जब कम हो जाएगा तो वहां की लोकल सेल क्या होगी, स्टिमुलेट होती है। वहां की लोकल सेल्स क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। अब जहां पे लोकल सेल जब स्टिमुलेट होती है तो ये लोकल सेल जाके स्टिमुलेट कर देगी, किसको स्टिमुलेट कर देती है, आपके हाइपोथैलेमस को। किसको स्टिमुलेट कर देगी भाई, हाइपोथैलेमस को क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी। और हाइपोथैलेमस की जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कौन सा बढ़ा देगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि भैया थायराइड के लिए बढ़ा देगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहां तक बात समझ में आई, अरे यहां तक बात समझ में आई ना, तो ध्यान रख लेना यहां से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जाके काम करेगा
किसके ऊपर काम करेगा? आपका थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या करेगा? काम करेगा, एक्ट करेगा। सॉरी, ये आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होगा, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाके काम करेगा, कहां पे काम करेगा? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जाके काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि रिलीजिंग हार्मोन जो होंगे वो जाके काम करेंगे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये जाके काम करेगा, ये जाके काम करता है किसके ऊपर काम करेगा? आपकी थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 के लेवल को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। और इस मैकेनिज्म को बोला जाता है, कौन सी मैकेनिज्म बोली जाएगी? आपकी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से बोला जाएगा। अरे कौन सी मैकेनिज्म बोली जाएगी भाई? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोली जाएगी। देखो मैं समझा देता हूं दोबारा से। मान लो कोई ग्लैंड है और इस ग्लैंड के हार्मोन का लेवल बॉडी में क्या हो गया? कम हो गया। अब जब कम हो जाता है तो वहां की लोकल सेल क्या होगी? स्टिमुलेट होगी, क्योंकि उनको उन हार्मोन्स का क्या है? लेवल चाहिए, तभी वो क्या करेंगी? काम करेंगी। अब जैसे ही ये स्टिमुलेट होगी तो ये स्टिमुलेट जाके करती है, किसको स्टिमुलेट कर देगी? आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देगी। और आपका हाइपोथैलेमस जैसे ही स्टिमुलेट होगा तो वो रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और रिलीजिंग हार्मोन जाके काम करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को बढ़ा देगी। और स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो उन ग्लैंड्स के ऊपर काम करेंगे, और ग्लैंड्स के ऊपर काम करके उन हार्मोन्स का लेवल क्या कर देंगे? वहां पे बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ध्यान रख लेना, इस मैकेनिज्म को बोला जाएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से बोला जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म बोली जाती है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म फंक्शन व्हेन कब काम करती है? तो मुझे बताओ कब काम करेगी? जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तब काम करेगी। देखो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो मैकेनिज्म देखना, आपकी पॉजिटिव मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट कब हुई थी? जब यहां पे हार्मोन्स का लेवल क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि आपकी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कब स्टार्ट होती है? जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या होगा? कम होगा। आपकी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? तो ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या कर देगी? बढ़ा देती है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या कर देगी? बढ़ा देगी। देखो जब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहां पे क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट होने के बाद में लास्ट में एंड रिजल्ट क्या निकला था? यहां पे हार्मोन्स का लेवल क्या हो गया था? आपका बढ़ गया था। इसीलिए ध्यान रखना, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होती है उसका काम क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ये इसका काम हो गया। तो ये होती है आपकी दूसरी प्रोसेस, जिसको बोला जाता है, कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से बोला जाएगा। तीसरी आती है, कौन सी आएगी? आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आती है। कौन सी मैकेनिज्म आएगी? आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगी। चलो जी बात करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम कैसे होगा। मान लिया कि ये कोई ग्लैंड है और इस ग्लैंड को बोल दिया आपने, कौन सी ग्लैंड बोल दिया? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड का काम है कि ये T3 और T4 का क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी।
मान लो आपकी बॉडी के किसी भी रीजन की वजह से यहां पे T3 और T4 का लेवल बहुत ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है, या T3 और T4 का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो गया है, बढ़ गया है। जब T3 और T4 का लेवल बॉडी के अंदर जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तब वही काम होगा, क्या काम होगा, लोकल सेल स्टिमुलेशन। लोकल सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, वहां पे स्टिमुलेट हो जाएगी। चाहे तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल बढ़े, चाहे तो हार्मोन्स का लेवल कम हो, दोनों कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी की सेल और टिश्यू बॉडी के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं, अफेक्ट शो करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। और ये जब स्टिमुलेट अगर होते हैं सेल, वो जाके किसको स्टिमुलेट कर देंगे, आपके हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को। अब इस बार हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इन हार्मोन्स का लेवल कम करवाएगा, और कम करवाने के लिए वो अपने इनहिबिटरी हार्मोन्स के लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, जो हार्मोन्स के लेवल को कम कर देते हैं। रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लेवल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इनहिबिटरी हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। इनहिबिटरी हार्मोन भी जाके काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, क्या करेगा, काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या किया, काम किया। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जैसे ही इसने काम किया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पहले TSH के लेवल को, थायराइड स्टिमुलेटिंग के लेवल को बढ़ा रही थी, इस बार क्या कर देगी, कम कर देगी। अरे बात समझ में है ना। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल यहाँ पे कम हुआ, तो जाहिर सी बात है थायराइड के पास स्टिमुलेशन भी कम जाएगा, और थायराइड के पास अगर स्टिमुलेशन कम गया, तो थायराइड के हार्मोन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को बोला जाता है, कौन सी प्रोसेस बोला जाएगा, आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से बोला जाएगा। अरे बात क्लियर है ना, कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या हुई, आपकी कोई ग्लैंड थी, उसके हार्मोन का लेवल बढ़ गया, अब बढ़ेगा तो सेल स्टिमुलेट होगी, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी, इनहिबिटरी हार्मोन वहां से निकलेगा, निकलने के बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, TSH के लेवल को, या वो जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है T3 और T4 का लेवल भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से समझ में कब आया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव कब होती है। तो एक्टिव के बारे में ध्यान रख लेना कि जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है, तब एक्टिवेट होती है। अरे बात समझ में आई ना। आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट कब होती है, जब एक्टिवेट होगी। कब एक्टिवेट होगी, जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या होता है, तो काम क्या करवाया था, लास्ट में हार्मोन्स का लेवल क्या करवा दिया था, इसने कम करवा दिया था। तो ये हार्मोन्स का लेवल क्या करवाती है भैया, कम करवाती है। अरे बात समझ में आ गई ना। तो ये तीसरी मैकेनिज्म मैंने आपको बोली, और तीसरी मैकेनिज्म कौन सी होती है आपकी, इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। अरे बात समझ में आ गई। चलो यहां तक की बातें होती है आपकी कंप्लीट होती है। अगले आपकी फोर्थ प्रोसेस भी आती है, या फोर्थ मैकेनिज्म भी आती है। और फोर्थ मैकेनिज्म को आप लोग समझना कि कैसे काम करती है। फोर्थ मैकेनिज्म को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म के नाम से बोला जाएगा इसको, कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से बोला जाता है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से इसको बोला जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई आपकी ये कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो काम कैसे करती है, उस बारे में ध्यान रखते हैं। आप देखो, मैं आपको छोटी सी प्रोसेस बताऊंगा, उसी प्रोसेस में सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको।
मान लिया कि ये आपका हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस आपका रिलीज करवाएगा रिलीजिंग हार्मोन को और इनहिबिटरी हार्मोन फॉर्मेशन, इन हॉर्मोन्स का क्या करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा। अरे बात समझ में आई। अब इनका ये फॉर्मेशन करवा रहा है, तो फॉर्मेशन अगर करवा रहा है तो सबको पता है कि ये जाके काम करेंगे एक्ट ऑन द किसके ऊपर काम करेगी, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या करेगी, काम करेगी। अरे बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। चलो अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ट्रोफिक हार्मोन या फिर इसको बोलेंगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, बस आप लोग समझना यहां पे कि ठीक है इसने क्या किया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या किया, फॉर्मेशन किया। ये स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन जो है वो जाके काम करेंगे टारगेट ऑर्गन्स या फिर टारगेट जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं इनके ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। बात समझ में आई। अब ये जो टारगेट ग्लैंड जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। और ये हार्मोन जो होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इफेक्ट को शो करेंगे। ये मैंने एक जनरल प्रोसेस आपको बताई कि आपकी बॉडी में कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। चलो मैं इसी को एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि ये कैसे कैसे काम होगा। कि मान लिया कि हाइपोथैलेमस ने, एग्जांपल बता रहा हूं सिर्फ मैं आपको, कि मान लिया कि आपके हाइपोथैलेमस ने CRH का क्या किया, फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, CRH का फॉर्मेशन किया। CRH है क्या, आपका रिलीजिंग हार्मोन है। अरे क्या है, आपका रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। चलो CRH होता क्या है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अरे कौन सा हार्मोन होता है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन जाके काम करेगा, कहां पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम किया। कहां पे काम कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बनाती है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बनाएगी, स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगी। और कौन सा बनाती है, आपका ACTH का फॉर्मेशन करेगी, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या करा, फॉर्मेशन करा। तो ये ट्रोफिक हार्मोन बना दिया। अरे कौन सा हार्मोन बना दिया इसने, ट्रोफिक हार्मोन बना दिया। अब देखो ये किसके ऊपर काम करेंगे, टारगेट ऑर्गन और टारगेट ग्लैंड के ऊपर। इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी कौन सा हो गया, कॉर्टेक्स। अब ये क्या करती हैं, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। मान लो कि इसने फॉर्मेशन किया स्टेरॉइड हार्मोन का, स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन किया। और ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इफेक्ट शो करेंगे। स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेशन। तो बॉडी सॉरी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा काम होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। ACTH जो होता है आपका रिलीजिंग हार्मोन और जो आपका इनहिबिटरी हार्मोन है वो जाके काम करेगा कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। वहां से ट्रोफिक हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, वो टारगेट ऑर्गन्स तक जाएंगे या टारगेट ग्लैंड तक जाएंगे। वहां से हार्मोन का फॉर्मेशन करवाएंगे और हार्मोन्स का फॉर्मेशन करवाने के बाद में वहां से क्या होगा, इफेक्ट शो होना क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को।
यहां पे निकला आपका हार्मोन निकला। अरे क्या निकला आपका? हार्मोन्स निकला। हार्मोन्स ने निकाला किसको? किसने निकाला? टारगेट ग्लैंड पे निकाला। टारगेट ग्लैंड ने क्यों निकाला? क्योंकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करवाता है? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए ध्यान रख लेना, हार्मोन्स का कंट्रोल कौन करता है भैया? इन हार्मोन्स का कंट्रोल करता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बात समझ में आई? चलो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनका रेगुलेशन करेगा, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी तब रेगुलेशन करेगी जब इसके पास रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन आएंगे। और रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन कब कहां से आएंगे? आपके हाइपोथैलेमस से। तो दूसरी प्रोसेस क्या बनी आपकी कि इन हार्मोन्स का रेगुलेशन जो है वो कौन कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस भी कर रहा है। अरे कौन कर रहा है भाई? हाइपोथैलेमस भी इनका क्या कर रहा है? रेगुलेशन कर रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, इधर देखना, मैं आपको बोल रहा हूं कि टारगेट ऑर्गन्स जो है वो हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और हार्मोन्स के फॉर्मेशन के बाद में क्या निकल के आता है? आपका इफेक्ट निकल के आता है। तो इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? आपका टारगेट ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल हो गया। अरे मैकेनिज्म समझ में आई ना? मैंने क्या बोला कि हार्मोन्स का रेगुलेशन या तो एंटीरियर पिट्यूटरी करेगी, या इन हार्मोन्स का रेगुलेशन कौन करेगा? आपका कौन करेगा? आपका हाइपोथैलेमस करेगा। मैंने आपको बोला कि इफेक्ट जो आपके बॉडी के हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर कौन सी हो गई? आपकी टारगेट ऑर्गन्स हो गई। मतलब एंटी इन्फ्लेमेशन का काम किसका कंट्रोल का काम हो गया? आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स का काम हो गया। इसीलिए आपका इफेक्ट जो आएगा वो इफेक्ट को कंट्रोल कौन करती है? आपकी टारगेट ऑर्गन्स करती है। ध्यान रख लेना, मामला जब कहां तक पहुंचे? मामला जब पहुंचे आपका हाइपोथैलेमस तक, इसको तो बोला जाएगा लॉन्ग फीडबैक। लॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म बोल देंगे इसको? लॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से बोल देंगे। और यही मामला अगर कहां तक पहुंचे भाई? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचे, तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म बोली जाएगी इसको? शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म। और मामला सिर्फ और सिर्फ कहां तक रहे? आपका टारगेट ऑर्गन्स तक रहे, उसको बोला जाएगा अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म। तो ध्यान रख लेना, कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर कितनी प्रोसेस काम करती है? 3 प्रोसेस काम करेगी। एक तो काम करती है आपकी लॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरी काम करती है आपकी शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म, और तीसरी काम करती है आपकी अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है। अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म, तीनों मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से ध्यान रख लेना। मैंने आपको बोला कि लॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म आ गई, दूसरी आ गई आपकी शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म आ गई, तीसरी आपकी आ गई अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म आ गई। मैंने आपको बोला भी था कि लॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल करेगा आपका हाइपोथैलेमस। तो कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। आपकी शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल्ड बाय, अरे कौन कंट्रोल करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और अल्ट्रा शॉर्ट कंट्रोल्ड बाय द, कंट्रोल करने का काम जो है वो काम कौन करेगा? आपके टारगेट ऑर्गन्स करेंगे। अरे कौन कंट्रोल करेंगे? आपके टारगेट ऑर्गन्स करेंगे। और यहां पे आपके हार्मोन्स का रेगुलेशन आपका होता है, या मेन रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स की 4 प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी। पहला आपका कीलॉक मॉडल हो गया, दूसरा आपका हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, तीसरा आपका हो गया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, और चौथा आपका हो गया, कौन सा हो गया आपका? तो ध्यान रख लेना, कौन सा हो गया था? कॉम्प्लेक्स। कौन सा हो गया था? कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म।
और कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म में भी 3 फीडबैक मैकेनिज्म आती है। पहली आती है कौन सी आएगी आपकी, लॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरी आती है शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म, और तीसरी कौन सी आएगी आपकी, अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म आएगी। कौन सी आएगी आपकी, अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म। और अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म जो होती है वो कौन कंट्रोल करती है आपकी, तो ध्यान रख लेना, टारगेट ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करेंगे, आपके टारगेट ऑर्गन्स कंट्रोल करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आपको। चलो, यहां पे मैंने बोला कि टारगेट ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं। यहां पे देखो, ये आपका ट्रोफिक हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये ट्रोफिक हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा वो कहां से रेगुलेट होता है, कहां, कौन रेगुलेट करेगा इनको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इन हार्मोन्स के लिए टारगेट ऑर्गन कौन सा हो गया आपका, इन हार्मोन्स के लिए टारगेट ऑर्गन हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको भी अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से बोलेंगे। अरे किसी भी हार्मोन या किसी भी इफेक्ट के लिए अगर कोई ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है तो उस हार्मोन का या उस इफेक्ट का उस ऑर्गन के साथ में रिलेशन कौन सा हो जाएगा, अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक मैकेनिज्म का रिलेशन वहां पे क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा आपको। चलो जी, ये हुआ आपकी बातें यहां तक कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अदर मैकेनिज्म। अब बात करेंगे आपकी अदर मैकेनिज्म के बारे में, बात करेंगे कि अदर मैकेनिज्म आपकी कैसे कैसे काम करती है, उस बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। अब इसको आप लोग बस समझना, समझने से आप लोगों को आ जाएगा समझ में। चलो, मान लिया कि ये आपकी कोई सेल है और इस सेल की ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई आपकी, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अरे समझते जाना, बस आप लोग समझते जाना। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मैंने बोल दिया इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है आपका साइटोप्लाज्म। मैंने बोला कि ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, साइटोप्लाज्म हो गया। बस आप लोग मैकेनिज्म को समझना, मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान रखना कि कैसे मैकेनिज्म ने काम किया। तो इसको मैंने बोल दिया कि ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलो, इस साइटोप्लाज्म के अंदर इस सेल का प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। तो ये सेल का हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया भाई, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया आपका। बात समझ में आई। चलो, अब देखो, जो भी आपकी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, आपकी बॉडी के जो भी क्या होंगे, हार्मोन्स होंगे, उस हार्मोन्स का रिसेप्टर जो होते हैं आपकी बॉडी की सेल्स के 3 हिस्से पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, कहां पे प्रेजेंट हो गए आपके प्रेजेंट हो गए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। एक तो हार्मोन के, ये रिसेप्टर बोल दिया मैंने, दिस इज द हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन्स रिसेप्टर, ये आपके हो गए हार्मोन्स के रिसेप्टर हो गए। अरे बात समझ में आई। एक जो दूसरे टाइप के जो रिसेप्टर होंगे वो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, दिस इज द हार्मोनल रिसेप्टर। ये आपके दूसरे टाइप के रिसेप्टर हो गए। और तीसरे टाइप के जो रिसेप्टर है वो इस सेल के न्यूक्लियस में होते हैं भाई।
सेल न्यूक्लियस पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स के रिसेप्टर 3 जगह प्रेजेंट होंगे, एक तो सेल मेम्ब्रेन पे, दूसरा साइटोप्लाज्म पे, और तीसरा कहां पे होंगे, आपके न्यूक्लियस पे होंगे। मैं कुछ एग्जांपल से आप लोगों को बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि भैया आपकी बॉडी के अंदर मान लो कि वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स है। कौन सा हार्मोन बोल दिया मैंने, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स बोले। आगे पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कि लिपिड वाले कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, स्टेरॉइड कौन से होते हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव कौन से होंगे, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, है ना। तो सारे हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं कि मान लिया कि आपकी बॉडी के अंदर भैया वाटर सोल्यूबल, और एग्जांपल मैंने पकड़ के दे दिया आपको, मान लिया कि गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन दे दिया मैंने आपको, गैस्ट्रिन दे दिया सॉरी। अब वाटर सोल्यूबल जो होते हैं, इन वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, तो आपको साफ साफ बोलना है कि इन वाटर सोल्यूबल के रिसेप्टर आपके प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहां पे वाटर सोल्यूबल के रिसेप्टर आके जुड़ जाएंगे, कहां पे जुड़ जाएंगे, आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आके क्या हो जाएंगे भाई, अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स हो गया। दिस इज द वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स। अरे जहां पे रिसेप्टर होते हैं वहीं पे क्या होगा, वो चीजें जुड़ी होगी, और यहां पे जैसे ही ये आके जुड़ेंगे, जैसे ही आके क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो आपकी सेल के अंदर जो एटीपी जो होती है, वो एटीपी जाके एक्टिवेट करवाएगी आपकी सेल के अंदर कैंप को। किसको एक्टिवेट करवा देगी, कैंप को क्या करवा देगी, ये एक्टिवेट करवा देगी। यहां पे कैंप आपका हो गया एक्टिवेट। आपकी बॉडी का कैंप क्या हो गया भैया, एक्टिवेट हो गया। और कैंप का काम मैंने आपको बोल दिया था, अच्छे से बोल दिया था कि एक तो ये देखो, जैसे ही कैंप एक्टिवेट हुआ तो यहां पे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज और फैटी एसिड है, इधर देखो मैं स्ट्रक्चर इधर बना तो रहा हूं, इधर भी मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पे जैसे ही कैंप एक्टिवेट हुआ, तो कैंप जैसे ही एक्टिवेट होगा तो यहां पे ग्लूकोज और फैटी एसिड का मूवमेंट बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का और फैटी एसिड का मूवमेंट बढ़ जाएगा। किसके अंदर बढ़ जाएगा, आपकी सेल्स के अंदर बढ़ जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा, यहां पे ये कैंप जो होगा इन सेल्स के एंजाइम्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एंजाइम्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो यहां पे दो काम हो गए। एक काम तो क्या हो गया कि यहां पे जो ग्लूकोज था, यहां पे जो फैटी एसिड जो ब्लड के अंदर थी, उनका मूवमेंट को बढ़ा दिया इसने। किसके अंदर बढ़ा दिया, सेल के अंदर बढ़ा दिया। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या होगा कि ये आपका जो कैंप जो होगा, ये कैंप जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये यहां इस सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट करवाने का काम करेगा। अरे क्या करेगा, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा देगा। बात समझ में आई। तो ये तो बात हो गई कौन से हार्मोन्स की बात हो गई, वाटर सोल्यूबल्स की बात हो गई, या ऐसे रिसेप्टर जो आपके सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। देखो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। आपके हार्मोन्स के रिसेप्टर जो हैं वो 3 जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एक इनटू द साइटोप्लाज्म हो सकते हैं, और एक इनटू द न्यूक्लियस या ऑन द न्यूक्लियस हो सकते हैं। जिसमें से मैंने आपको पहला बताया कि भाई कौन से हार्मोन के रिसेप्टर आपकी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो कौन से हार्मोन्स के रिसेप्टर, तो वाटर सोल्यूबल के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे।
हॉर्मोन्स आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, इन जो रिसेप्टर के ऊपर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होंगे तो यहाँ पे क्या होगी, एटीपी जो होती है वो इस एटीपी का एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जैसे ही एक्टिवेशन बढ़ेगा ये कैंप को क्या कर देगी, एक्टिवेट करेगी। जैसे ही कैंप एक्टिवेट होगा तो पहला काम क्या करवाएगा, ग्लूकोज और फैटी एसिड के मूवमेंट को बढ़ा देगा, और दूसरा काम क्या करवाएगा, इन एंजाइम्स के या इन सेल्स के एंजाइम्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट करवाने का काम करेगा, कि सेल के जो जितने भी एंजाइम होंगे उन एंजाइम्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट वो करवा देगा। ये पहली मैकेनिज्म समझ में आई आपको। दूसरा मैंने आपको बोला कि मान लो आपकी बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन है भाई, स्टेरॉइड हार्मोन है। आपकी बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन्स है, मान लिया स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। आपकी बॉडी के जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, पेनिट्रेट कर देंगे भाई। क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर देंगे, पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। यहां पे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, पेनिट्रेट कर देंगे। और पेनिट्रेट करने के बाद में इनका जो रिसेप्टर, स्टेरॉइड हार्मोन का जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है। इन रिसेप्टर के साथ में आके जुड़ेगा, इन रिसेप्टर के साथ में आके जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा आपका, तो ध्यान रख लेना, ये जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। स्टेरॉइड हार्मोन आके क्या हो गए, यहाँ पे जुड़ गए। जैसे ही स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पे जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में ये स्टेरॉइड जो होंगे वो यहाँ पे प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ पे आपकी सेल्स के प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन के सिंथेसिस को यहां पे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। चलो जी, ये बात कंप्लीट हुई। तीसरा अगर मैं बात करूं, मान लिया आपकी बॉडी के अंदर, मान लिया कि भैया आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स है T3 और T4 हार्मोन है। कौन सा हार्मोन बोल दिया मैंने, कि थायराइड हार्मोन है। एक तो T3 और दूसरा कौन सा आपका T4 है। ये हार्मोन जो होंगे सॉरी, ये हार्मोन भी आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे भाई, पेनिट्रेट करेंगे। तो ये भी आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। और इनके रिसेप्टर जो हैं वो ध्यान रख लेना कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सेल के न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो T3 और T4 हार्मोन्स के रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट रहेंगे आपकी सेल की न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहेंगे। और ध्यान रख लेना, जैसे ही T3 और T4 का यहाँ पे न्यूक्लियस के रिसेप्टर के साथ में जब बाइंड होगा तो बाइंड होते ही ये सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सेल के मेटाबॉलिज्म को यहां पे ये क्या कर देते हैं भैया, इंक्रीज कर देंगे। तो ये होती है आपकी 3 टाइप की मैकेनिज्म होती है। 3 टाइप की मैकेनिज्म में मैंने आपको बोल दिया कि एक रिसेप्टर तो आपका सेल मेम्ब्रेन पे होता है, दूसरा आपका कहां पे प्रेजेंट होगा आपका, तो ध्यान रखना कहां पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म पे। और तीसरा प्रेजेंट होता है आपका कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है। मैं आपको फटाफट कुछ चीजें लिखवा देता हूं। पहली चीज मैंने आपको बोली कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, और साथ में ध्यान रख लेना प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन्स रिसेप्टर प्रेजेंट
कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन। कहां पे प्रेजेंट होंगे भैया, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और कोई इनका काम पूछ ले कि काम क्या होता है, तो ये भैया कैंप को एक्टिवेट करवाते हैं। किसको एक्टिवेट करवाएंगे, ये कैंप को एक्टिवेट करवाएंगे, पहला काम। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि भैया स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट, स्टेरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर जो होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, तो ध्यान रखना साइटोप्लाज्म में। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। और इनका काम क्या बताया था मैंने, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं। ये दूसरे हार्मोन के बारे में बोला। मैंने आपका ये भी बोला था कि T3 T4 और जो आपकी बॉडी के सेक्स हार्मोन जो होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट, इनके रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान रखना इनके रिसेप्टर सेल न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होंगे। अरे कहां पे प्रेजेंट होते हैं भैया, सेल न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होंगे। और ये T3 T4 का काम क्या होता है, सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देंगे, बढ़ाने का काम करते हैं। सेल्स के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये काम होता है आपका, इसका होता है, ध्यान रखना ये तीन मैकेनिज्म ध्यान रखना। वाटर सोल्यूबल का काम बोला सेल मेम्ब्रेन, T3 T4 का काम होता है सेल न्यूक्लियस के ऊपर, स्टेरॉइड का काम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी थी कि कौन कौन सी मैकेनिज्म के हिसाब से यहाँ पे काम होता है। बस ये मैकेनिज्म ध्यान रख लेना कि ऐसे ऐसे काम करेंगे और ऐसे ऐसे काम नहीं करते हैं। अगली चीज इसी के अंदर मैं एक चीज आपको अच्छे से बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल द हार्मोन्स लेवल इनटू बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लेवल को कौन कंट्रोल करती है, तो ध्यान रख लेना कौन कंट्रोल करेगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कौन कंट्रोल करती है भैया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करती है। अच्छे से ध्यान रख लेना। चलो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे काम करती है, कैसे काम करती है। मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं। जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वाला लिखवाया था उसी के अंदर समझा दूंगा मैं। देखो इधर आ जाओ, देखो इधर मैं अगर मैं बात करूं तो इधर देखो, सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे देखो कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं आपके, रिलीजिंग, और कौन से हो रहे हैं इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सी मैकेनिज्म काम कर रही है, पॉजिटिव। यहां पे कौन सी काम करेगी, पॉजिटिव। यहां पे कौन सी काम कर रही है, पॉजिटिव काम कर रही है। यहां पे कौन सी करेगी, पॉजिटिव। हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, कौन सी मैकेनिज्म आ गई आपकी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आ गई। मतलब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, यहां पे हार्मोन्स का लेवल को क्या करना, बॉडी के अंदर बढ़ाना। लेकिन जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उनको कंट्रोल कौन करेगा, तो कंट्रोल करने का काम देखो यहां पे हार्मोन्स का लेवल जब बढ़ेगा तो इनको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। मतलब कौन सी मैकेनिज्म हो गई, नेगेटिव। कौन काम करेगा आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी मैकेनिज्म हो गई आपकी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गई। इसी के हिसाब से ध्यान रख लेना कि आपकी बॉडी के अंदर मैन ऐसी सबसे बढ़िया फीडबैक मैकेनिज्म कौन सी होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, आपके हार्मोन्स के लेवल कंट्रोल होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि यहां से लेके यहां तक तो होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, फिर आगे कौन सी चलती है आपकी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलती है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, आपका कंट्रोल होता है। तो यहां तक यह आपकी मैकेनिज्म वगैरह की बातें होती है, यहां तक आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। आगे की जो बातें हैं, आगे की कौन कौन सी ग्लैंड होती है,
ग्लैंड्स के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, पहले हाइपोथैलेमस के डिटेल वाइज बात करेंगे, पिट्यूटरी के बारे में, पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन होते हैं, हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और बाद में जितने भी ग्लैंड है उनके हार्मोन्स और उनके फंक्शन के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे किसके बारे में, उनके सारे के सारे डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल वाइज बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतनी ही क्लास होगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।